जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अभी अब जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मेंडल के कवानीन। क्या चीज़ है? लेकिन मेंडल के कवानीन से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें कुछ पता होना चाहिए। मेंडल ने अपनी ज़िंदगी में पहली बात जो आपने याद रखनी है कि ये ऑस्ट्रिया के अंदर रहने वाला इंसान था। ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, एक अलग सेटअप है, अलग कंट्री समझ लें। ये ऑस्ट्रिया है। क्या है? ऑस्ट्रिया। वहां पर ये पादरी था, ये शख्स जो था क्या था? पादरी था। ये भी आपको पता होना चाहिए। और इस बंदे ने तकरीबन 11 साल तक काम किया। कितनी देर तक? 11 साल तक। और 11 सालों की कामयाब जर्नी के बाद इसने 2 कानून पेश किए थे। कितने कानून? 2 कानून। उनमें से पहला जो था वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था और दूसरा जो कानून था वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, जिसे हम तकरीबन 2 हिस्सों में करके यहाँ पे समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। और इस बंदे ने, क्योंकि ये ऑस्ट्रिया का रहने वाला था और इसका जो मेन काम हमें ज्यादा मिलता है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, जो भी 10th की नई बुक आई है, 1856 से यानी 1856 से 1863 के दौरान इसने अपना बेस्ट काम दिया। 1856 से 1863 के दौरान। समझ आ रही बात की? क्लियर है? ओके। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर इस बंदे ने अभी एक ब्रेक लगा दी। अच्छा, फिर नेक्स्ट अगर आप देखें, इस बंदे ने ज्यादा जो काम किया था ना, इस पादरी साहब ने, इसने मटर के पौधे का इंतखाब किया था। किस पौधे का? अब मटर के पौधे का इंतखाब क्यों किया, ये आपकी बुक के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। क्या आता है? शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही इंतखाब क्यों किया। तो इसकी कुछ वजूहात हैं। वैसे तो पहली बुक्स के अंदर 7-7 वजूहात थी। अभी जो बुक आई इसमें सिर्फ 3 वजूहात बयान की गई। कितनी? 3 वजूहात। तो पहले, उससे पहले मटर का जो साइंसी नाम है वह पायसम सैटिवम। पायसम, ये उसका साइंसी नाम है। ये भी पूछा जा सकता है कि बताएं इनमें से किस पौधे का इंतखाब मटर ने नहीं, मेंडल ने अपने काम के लिए किया था। ठीक है। तो अगली बात आपने याद रखनी है, 3 बातें आपने याद रखनी कि मेंडल ने क्यों मटर का इंतखाब किया। तो पहली थी कम दुरानियां। क्या थी? इनकी जो जिंदगी होती है ना, लाइफ स्पैन जो होता है इनका, दुरानियां जो मतलब ये थोड़ी देर बाद नए पौधे पैदा हो जाते हैं। मतलब 2 माह बाद, 1 माह बाद, 3 माह बाद। ठीक है। इनके अंदर जो स्पेसिफिक टाइम है ना वो थोड़ा था। क्या था? थोड़ा था। क्या था जी? इसी वजह से 11 सालों के अंदर मेंडल ने बार बार हजारों तजर्बात किए। कितने? हजारों तजर्बात। 11 साल ये बंदा इसी पे काम करता है। 11 साल, और ये छोटी बात नहीं। लेकिन इसके काम को तरजीह जो है, इसके मरने के 35 साल बाद इसके काम को लोगों ने पहचाना है। कितनी देर बाद? 35 साल। एक तो ये था कि इसके अंदर कम दुरानियां होता है, उनकी जो जिंदगी का हिस्सा होता है वो क्या होता है। अब दूसरी बात जो थी वो सबसे इंटरेस्टिंग थी। दूसरी बात जो इसमें थी वो ये थी कि इनके अंदर मुतजाद खुसूसियात पाई जाती थी। क्या पाई जाती थी? जैसे कि आपकी बुक पे लिखा हुआ है, बुक पे आपके पहला लिखा है ना, फूल का रंग। लिखा हुआ है जी? लिखा है या नहीं लिखा? और फूल का रंग 2 तरह का था, जामनी और सफेद। जामनी और, इसका मतलब 2 मुतजाद खुसूसियात है। ये टेबल, ये वाला वो जो इधर, ये कितनी खुसूसियात पाई जा रही थी? 2। और इन खुसूसियात को इंग्लिश में कंट्रास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, यानी जिनका आपस में मुतजाद हो, जो एक दूसरे के उलट हो। लेकिन उर्दू में बोला जा रहा है मुतजाद खुसूसियत। क्या बोला जा रहा है? यानी हर खुसूसियत की 2 अलग शक्लें थी, 2 अलग। यहाँ पर फिर उन्होंने लिखा बीज का रंग। क्या लिखा हुआ है जी? बीज का। अब उसका रंग किस तरह का बताइएगा जरा। जर्द और सब्ज है। 2। अब रंग के अंदर भी खुसूसियत प्रॉपर आ गई। 2 अलग रंग थे। कितने थे जी? फिर अगर आप देखें अगली जो प्रॉपर्टी इसमें बयान की गई है वो ये है बीज की शक्ल। बीज की शक्ल भी 2 तरह की है। कितनी तरह की है? पहली गोल हो सकती है या फिर झुर्रीदार, यानी राउंड हो सकती है या फिर रिंकल्ड हो सकती है। ठीक है, बात समझ आ गई सबको? क्लियर?
अब बीज की शक्ल के बाद एक और चीज है फली का रंग। किस चीज का? फली के रंग में क्या क्या शामिल था? सब्ज हो सकता था और जर्द हो सकता था, ग्रीन एंड येलो। ठीक हो गया। फिर उसके बाद फली की शक्ल भी उन्होंने बताई। फली की शक्ल, फली की शक्ल की अगर हम बात करें, यहां पे लिख लेते हैं फली की शक्ल किस तरह थी? फूली हुई और और पिचकी हुई, सुकड़ी हुई। अब ये भी दो मुतजाद खसूसियात थी, साथ उन्होंने आपकी बुक में वो डायग्राम भी बनाई हुई। फिर एक और चीज यहाँ पर जो आपके लिए काबिल गौर है वो है फूल की पोजीशन। फूल की, अब फूल की पोजीशन के लिए दो टर्म्स का इस्तेमाल किया गया। क्या किया गया जी? फूल की पोजीशन के लिए दो अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, एक एक्सियल ऐसी और दूसरा टर्मिनल। अच्छा, एक्सियल ये होता है, एक्सियल वैसे साइडों वालों को कहते हैं। किसे कहते हैं? साइडों। अगर मैं फर्ज करूं आपके सामने एक कोशिश करता हूं, आई एम नॉट सो गुड इन ड्राइंग, लेकिन अगर हम एक पौधा बना लें, अगर तो फूल जो है क्या चीज है? फूल इस जगह पर हो, किस जगह पर हो? समझ आ रही सबको? अगर तो शाखों के दरमियान इस हिस्से में हो, लेकिन साइडों पे हो, ठीक है, तो इस हिस्से को नाम देंगे एक्सियल पोजीशन का। किस चीज का? एक्सियल पोजीशन का। लेकिन अगर फूल इसके किनारों पर हो, यहाँ पर टॉप पे हो, तो फिर हम इसे नाम देते हैं टर्मिनल पोजीशन। क्या नाम देते हैं? अब मेंडल ने ये एक और प्रॉपर्टी मटर के पौधे में नोट की कि उसमें फूल एक्सियल भी पाए जाते हैं और फूल टर्मिनल पोर्शन पे भी पाए जाते हैं। यहां तक समझ आ गई? फिर अगली एक प्रॉपर्टी है, वो तो बहुत इजी है, पौधे का कद। तो पौधे का कद दो तरह का हो सकता है। पौधे का कद दो तरह का है, लंबा हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है, और टाल हो सकता है या फिर ड्वार्फ हो सकता है, बोना जिसे हम कहते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई सबको? तो ये वो प्रॉपर्टीज थी जो मेंडल ने अपने काम के दौरान इनमें नोट की। अब तीसरी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिखी थी, वो ये थी कि इनके पौधों के अंदर ना सेल्फ पोलिनेशन भी हो सकती है और क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकती है। क्या हो सकती है? सेल्फ पोलिनेशन, पहले तो इस लफ्ज को अच्छी तरह समझते हैं, सेल्फ पोलिनेशन, और फिर क्रॉस पोलिनेशन। अब मुझे पहले एक बात बताओ, आप लोगों को पोलिनेशन का आइडिया है? पोलिनेशन पढ़ा है ना हमने 9th क्लास में, पीछे आपने कहीं ना कहीं 6 में पढ़ा होगा। पोलिनेशन क्या होता है असल में? क्या हुआ? पोलिनेशन में ये होता है कि फूल के एंथर से पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर मुंतकिल होना। फूल के एंथर से पोलन ग्रेन्स का कहाँ पे मुंतकिल होना? अब इस चीज को समझने के लिए फिर ये एक लाइन की आपको समझ आ जाएगी। फर्ज करें हमारे पास एक फूल है, ठीक है, और यहाँ पर मौजूद है अब इसे अच्छी तरह समझना ताकि आपको सिर्फ पोलिनेशन लफ्ज की समझ आ जाए। ये जो हिस्सा होता है ना, इसे नाम देते हैं एंथर का। किस चीज का? एंथर। एंथर मेल रिप्रोडक्टिव हिस्सा होता है। क्या होता है जी? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पौधे का। ठीक हो गया? अब यहाँ पे ना इसके सेंटर में यहाँ पे पोलन ग्रेन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? क्या बनते हैं जी? पोलन ग्रेन्स बनते हैं। और ये जो सारा हिस्सा है, और ये जो इसका हिस्सा होता है ना, ये धागा नुमा आपको नजर आ रहा है, इसे नाम देते हैं फिलामेंट का। किस चीज का नाम देते हैं? फिलामेंट का। अब ये जो ओवरऑल आपको सारा स्ट्रक्चर नजर आ रहा होता है, ये इसका सबसे टॉप पोजीशन होती है, इसका नाम होता है स्टिग्मा। क्या नाम होता है जी? स्टिग्मा के बाद ये होता है ओव्यूल, सॉरी, ये उसकी नेक पोर्शन होता है, इसे स्टाइल कहते हैं। क्या नाम देते हैं? स्टाइल नाम देते हैं। और ये यहाँ पर आकर ये जो सारा स्ट्रक्चर है फूला हुआ, इसे नाम देते हैं ओवरी का। किस चीज का?
ओवरी क्या होता है पौधे के अंदर? फीमेल रिप्रोडक्टिव हिस्सा होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, बात समझ आ रही? नहीं समझ आई? अब होता ये है कि ये जो पोलन ग्रेन है ना, पोलन ग्रेन वो यहाँ से मूव करते हैं और स्टिग्मा पर आकर मुंतकिल हो जाते हैं। किस पे ट्रांसफर होते हैं? स्टिग्मा पे ट्रांसफर होते हैं। जैसे ये स्टिग्मा पे ट्रांसफर होते हैं ना, तो स्टिग्मा पे ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पर एक प्रॉपर पोलन ट्यूब बनती है। क्या बनती है? एक पोलन ट्यूब बनती है जिसके जरिए ये पोलन ग्रेन्स ओवरी के पास आ जाते हैं। कहाँ पे आ जाते हैं? ओवरी के पास। जैसे ही ये आते हैं ना, तो याद रखना आप लोगों ने कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? याद है फर्टिलाइजेशन क्या था? क्या था भला? फर्टिलाइजेशन था जब स्पर्म और एग मिलके क्या बना देंगे? जाइगोट बना देंगे। तो यहाँ पर जाइगोट बनना शुरू हो जाता है। और हमेशा याद रखना है कि पकी हुई जो ओवरी होती है ना, उसे फल कहते हैं। क्या नाम देते हैं? फल नाम देते हैं। और इसके अंदर ये जो ओव्यूल आपको नजर आ रहे हैं, ये बीज में तब्दील हो जाते हैं। किस में चेंज हो जाते हैं? बीज में, सीड में चेंज हो जाते हैं। यहाँ तक समझ आ गई सबको? अब यहाँ पर हमने जो मेंडल की बातों को डिस्कस करना है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। अब सेल्फ पोलिनेशन का मतलब ये था कि पौधा एक ही है, पौधा एक ही पौधे के एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर मुंतकिल होना, उसे नाम देंगे सेल्फ पोलिनेशन। क्या नाम देंगे? लेकिन अगर एक पौधे के एंथर से किसी दूसरे पौधे पर पोलन ग्रेन मुंतकिल हो रहे हैं, तो इसे नाम देंगे क्रॉस पोलिनेशन का। किस चीज का जी? ये बात समझ आ गई? अब मेंडल ने 3 खूबियों को डिस्कस किया था। एक शॉर्ट लाइफ स्पैन, यानी कम दुरानियां, उसका जो दुरानियां था वो कम था। फिर उसने कंट्रास्ट खसूसियात जो थी, कंट्रास्ट जो करेक्टरिस्टिक्स थी, उन्हें डिस्कस किया था, यानी मुतजाद खसूसियात को। और नंबर 3 पे उस बंदे ने सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन पर काम किया था। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गई सबको? ये मैं भी रेज कर दूं, कंफर्म? अगला टॉपिक है आप लोगों का बच्चों, इसी का हिस्सा है मैंडल्स एक्सपेरिमेंट। मैंडल्स एक्सपेरिमेंट यानी मैंडल के तजर्बात। अभी मैंने आपको पहले बताया कि किसने 2 तजर्बात किए। कितने? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इन्हें हमने समझना। अगर आपको ये दोनों टॉपिक समझ आ गई तो समझ लो आपका विरासत वाला जो टॉपिक है, इनहेरिटेंस वाला जो पूरा चैप्टर है, वो आपको समझ आ गया। ठीक है, और आने वाली अगली सारी जिंदगी में अगर आप मेडिकल में, बायो में, जेनेटिक्स में, किसी भी फील्ड में जाते हो, तो आपको ये दोनों लॉज जो है बार 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 याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो बेहतर यही है कि आप इसे अच्छी तरह से अभी समझ लो, ताकि आने वाली लाइफ में आपके लिए इसे याद करना आसान हो जाए। ठीक हो गया? क्लियर? ओके। तो यहाँ पर ना स्टार्टिंग पॉइंट में एक बात आपने याद रखनी है कि मेंडल ने खालस अल नस्ल का इंतखाब किया। किसका इंतखाब किया जी? इसके लिए इंग्लिश में ट्रू ब्रीडिंग का लफ्ज यूज किया गया। ठीक हो गया? अब खालस अल नस्ल का मतलब ये है कि फर्ज कर ले एक पौधा है, क्या है, उसका कद जो है वो टॉल है, उसकी हाइट टॉल है। ठीक है, अगर अगली जनरेशन के अंदर, अगली नस्ल में जो पौधे पैदा हों, उनका उनकी भी हाइट टॉल हो, तो उसे हम खालसुल नस्ल कहेंगे। क्या नाम दे देंगे? बात समझ आ गई? यानी जो उसके अंदर खुद प्रॉपर्टी है, अगर वही प्रॉपर्टी आने वाली ऑफ स्प्रिंग या जनरेशन के अंदर शो हो, उसे हम नाम देंगे, सीधा हो गया? ठीक है, बात समझ आ गई? यानी मखसूस सिफ्त वाली,
ठीक है जी। मखसूस खसूसियात वाला कोई भी पौधा जो है जिसकी कोई खास सिफ्त है, कद का लंबा होना, बीज का झुर्रीदार या जर्द होना, ठीक है, फली का फूला हुआ होना या पिचका हुआ होना, अगर वही प्रॉपर्टी अगली नस्ल में ट्रांसफर हो रही है या अगली नस्ल में शो हो रही है तो उसे हम क्या नाम देंगे? खालसुल नस्ल। क्या नाम देंगे जी? खालसुल नस्ल का नाम दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने मिसाल दी कि खालसुल नस्ल पौधा सेल्फ पोलिनेशन करता है तो तमाम पौधे लंबे ही पैदा होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? लंबा पौधा या पौधे कर क्या रहे हैं? सेल्फ पोलिनेशन। क्या कर रहे हैं जी? सेल्फ। अगर सेल्फ पोलिनेशन हुई और उसके बाद सारे पौधे जो है वो लंबे कद वाले पैदा हों तो इस अमल को नाम इस नस्ल को क्या नाम देंगे? खालसुल नस्ल। क्या नाम दिया जाएगा? खालसुल नस्ल। ठीक है। यहाँ पे एक और लफ्ज आपने याद रखना बच्चों, मोनो हाइब्रिड। क्या है? मोनो। क्या नाम दिया गया जी? मोनो का क्या मतलब होता है? मोनो का मतलब होता है एक। मोनो का क्या मतलब है? ये गौर से सुन लो। अगर एक वक्त में जब पौधों का आपस में क्रॉस करवाया जा रहा हो तो उसमें सिर्फ एक ही खूबी पर बात की जाए। किस पे? अभी हमने किस खूबी पे बात की? पौधे के कद पे, पौधे के। अगर एक वक्त में जब पौधे का क्रॉस करवाया जाए और एक ही खूबी या एक ही सिफ्त को डिस्कस किया जाए या एक ही सिफ्त पर एक्सपेरिमेंट किया जाए उसे नाम देते हैं मोनो हाइब्रिड का। मोनो। अब आप खुद सोचो, यहाँ पे रुको जरा और मुझे बताओ, अगर दो खूबियों का मुताला किया जाए, दो प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाए तो फिर उसे क्या नाम देंगे? उसे मोनो हाइब्रिड देंगे। फिर उसे बोलेंगे डाई हाइब्रिड। क्या नाम देंगे? डाई हाइब्रिड। बात समझ आ? यहाँ तक समझ आई है? नहीं क्लियर है यहाँ तक? चलो चले, अब मेंडल ने जो पहला एक्सपेरिमेंट किया था ना उसकी तरफ चलते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ठीक है, तजर्बा नंबर तजर्बा नंबर 1। अब पहले तो इसे गौर से सुने जरा, क्या लिखा आपकी बुक पे देखें जरा। कहता है मेंडल ने खालसुल नस्ल लंबे पौधे का क्रॉस खालसुल नस्ल छोटे पौधे से करवाया। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें लंबे पौधे का क्रॉस किससे करवा दिया जी? छोटे पौधे के साथ। किससे? इसे हम क्या नाम दे रहे हैं? लंबे पौधे। और इसे छोटा पौधा। ठीक है, तो अब इन दोनों में क्या चीज हुई है? क्रॉस पोलिनेशन हुई है। क्या हुई है जी? पता ना क्रॉस पोलिनेशन का क्या मतलब है? यानी पोलन ग्रेन्स का एक पौधे के एंथर से दूसरे पौधे के स्टिग्मा पर मुंतकिल होना। बात समझ आ रही? अब जैसे क्रॉस पोलिनेशन हुई तो हमने देखा कि अगला जो पौधा आया है उसके सारे जो पौधे जो मतलब अगली नस्ल के पौधे आए हैं उन सब में उनका कद क्या है? लंबा है। कद क्या है? लंबा है। बात समझ आ रही कि नहीं समझ आई? कहता है उसने इन खालसुल नस्ल वालदैन को P1 नस्ल को यानी पी नस्ल को और इस क्रॉस से बनने वाले नए पौधों को बच्चों की पहली नस्ल F1 नस्ल कहा। ये जो चीज है ये वाले दोनों, इसे उसने
पी कहा, क्या बोला जी, पी ट्रू ब्रीडिंग, क्या बोला गया, पी से मुराद पेरेंट, पी से मुराद, और एफ ये जो चीज बन के सामने आई है इसे नाम दिया F1, क्या नाम दिया गया, एफ से मुराद है फीलियल, एफ से क्या मुराद है, और फीलियल जो लव्स है उसका मतलब चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग इसका मतलब होता है, साइंटिफिक लव्स है, क्लियर। अच्छा जी फिर अगेन क्या हुआ, ये समझ आ गई इस बात को। अब नीचे नीचे जो एक एग्जांपल सेल्फ पॉलिनेशन की है उस पर हम बात करते हैं, उसमें भी सेम यही काम किया गया, यानी F1 नस्ल का लंबा पौधा, अब उसका क्रॉस करवाया गया। हमारे पास यहाँ पे एक पौधा बना था ना F1 में, इधर देखो F1 में कितने पौधे बने थे, एक पौधा बना, अब उसका दोबारा F1 का F1 के साथ क्रॉस करवाया, किसके साथ, F1 का F1 के साथ, यानी उस लंबे पौधे का क्रॉस करवाया, ठीक है, और उससे जो बीज आगे बने इनमें करवाई क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्या करवाई जी, सेल्फ, क्या मतलब था सेल्फ पॉलिनेशन का, एक ही पौधे के अंतर से एक उसी पौधे के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन का मुंतकिल होना, ठीक है। जब उसने ये काम करवाया ना तो यहाँ पर बड़े शॉकिंग रिजल्ट हासिल हुए, 3 पौधे जो थे वो सेम कद के लंबे हासिल हुए, क्या हुआ जी, बात समझ आ रही सबको, और एक पौधा जो था वो थोड़ा सा छोटे कद का हासिल हुआ, एक पौधा जो है छोटे। अब ये जो चीज बन के सामने आई इसे उसने F2 बोला, क्या नाम दिया, इसे क्या नाम दिया था, F1 यानी फीलियल नस्ल, और अब मतलब उसकी औलाद में से जो औलाद बनी है यहाँ पर, ठीक है, उसे F2 बोला गया, क्या बोला गया, F2 बोला गया। यहाँ पर अगर आपकी बुक पे आप देखो तो आगे उन्होंने लिखा है कि मजीद बरा मेंडल ने F1 के लंबे पौधों की सेल्फ पॉलिनेशन करवाई और उसने देखा कि नए बनने वाले पौधे 75% F2 के अंदर 75% क्या है, लंबे हैं, और 25% क्या है, छोटे हैं। कश्यप अगर आप खुद सोचो जरा, फर्ज कर लो 4 में से 3 क्या है, 4 में से 3 क्या लंबे हैं और एक, तो अगर हम 100 की 100% निकालना हो रिजल्ट तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे, 25 25 25 टोटल कितने हो गए 75%, और सिर्फ एक 25 ये बचा, 25% जो पौधे बने वो क्या थे, छोटे कद के थे, ठीक है, और जो 75% पौधे थे उनका कद क्या था, उनका कद लंबा। ये मेंडल का पहला कानून था, बात समझ आ रही, नहीं समझ आ रही, ये अभी हम मेंडल के कानून के बारे में बाहर से ओवरव्यू सारा चेकआउट कर रहे हैं, ठीक है, यहां तक समझ आ गई। आगे देखें जरा, अब यहाँ पर नतीजा क्या निकला, हमने नताइज को पढ़ना है और फिर यानी इसके जो कंक्लूजन्स हैं उसे हमने डिस्कस करना है, तो हमारा पहला हिस्सा जो है वो खत्म हो जाएगा, कंक्लूजन को डिस्कस करना है और उसका पहला हिस्सा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखें डोमिनेंस का तस्वर आया, किस चीज का, अब यहाँ पर हुआ क्या था, इधर देखें जरा, ये जो पौधा बन के सामने आया है लंबे कद वाला, तो यहाँ पर एक पौधा है ना जिसका छोटा कद है, तो ज्यादा कौन है, लंबे कद वाले, तो जो ज्यादा है प्रॉपर्टी में उन्हें हम क्या नाम दे रहे हैं, डोमिनेंस, क्या नाम देते हैं, यानी वो डोमिनेंट होगी, क्या चीज होगी, डोमिनेंट का मतलब होता है मगलूब, सॉरी गालिब आना, रिसेसिव का मतलब मगलूब होता है, डोमिनेंट का मतलब होता है गालिब आना, क्या आना जी, गालिब आना, क्या आना। अब ये 3 पौधे जो है 75% जो पौधे हैं वो लंबे हैं, 75% क्या है, लंबे हैं, तो इसका मतलब वो डोमिनेंट है। चलें जल्दी से इसकी बुक की तरफ चलते हैं। मेंडल ने अपने नतायज की वजाहत की कि मटर के पौधे में कद की खसूसियात के जीन की 2 मुतबादल हालतें होती हैं, कितनी हालतें होती हैं, 2 ही हालतें थी, हमने यही पहले डिस्कस कर लिया 7 प्रॉपर्टीज को, बीज का रंग, बीज की शक्ल, फली, फली का रंग, फली की शक्ल, ये सब हमने। जब एक जानदार में तो मुख्तलिफ अलील इकट्ठे हो जाते हैं तो एक अलील दूसरे अलील के जाहिर होने को छुपा सकता है, क्या कर सकता है जी, छुपा सकता है, वो अलील जो अपना असर दिखाता है उसे डोमिनेंट अलील कहते हैं, क्या नाम देते हैं। अब यहाँ पे डोमिनेंट अलील कौन सा था, लंबे कद वाला या छोटे कद वाला, लंबे कद वाला, ठीक है। इसकी एग्जांपल अगर हम मैथ के लिहाज से समझे ना, आपको शायद जल्दी समझ आ जाएगा। मैथ के लिहाज से अगर हम देखें इसी पहले तजर्बे को, तो मैथ के लिहाज से हमारे पास पौधा कौन सा था जी, टॉल कद का, ऐसी है ना, टॉल हाइट थी उसकी,
और दूसरी तरफ स्मॉल और स्मॉल, ऐसे कि नहीं ऐसा था? बल्कि और रुक जाओ 1 मिनट, पेरेंट को हम यहाँ पे और शॉर्ट कर देते हैं, बल्कि ऐसे ही है। अब यहाँ पे देखो, इनमें जब क्रॉस हुआ तो यहाँ पर टी, बड़ा टी और छोटा टी दोनों सामने आएंगे, बात समझ आ रही? अब ये F1 है, ये क्या है, और ये P है, ये क्या है? अब इसी F1 का जो हमने नस्ल पहली बनाई, जो पहली नस्ल बनी, अब इसका अगर हम दोबारा क्रॉस करवाते हैं ना, यहाँ पर देखो, ठीक है, यानी स्मॉल टी और इनका जब हम क्रॉस करवाएंगे, ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 और टोटल 4 है, तो इनके 4 क्रॉस बनेंगे। कितने क्रॉस बनेंगे? 4 क्रॉस कैसे बनेंगे मैं आपको ये भी बताता हूँ करके। 4 क्रॉस इस तरह बनेंगे, टी टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, इसे बच्चों नाम देते हैं प्यूनेट स्केयर। क्या नाम देते हैं? प्यूनेट स्केयर के। अब ये देखो टी और टी हो गए, है ना? अब इस टी को इस टी के साथ करवाएं तो ये टी हो गया। अब इस टी को इस टी के साथ करवाएंगे तो टी टी, और ये दोनों छोटे टी टी, दोनों, समझ आ रही बात की क्रॉस में? अब आप खुद देखो, जिनमें कैपिटल टी है तो इसका मतलब उन पौधों की हाइट लंबी है, उन पौधों की हाइट, तो ये यहाँ से क्रॉस का पता चल गया, नहीं समझे? 4 में से 3 जो पौधे हैं उनकी हाइट क्या है? लंबी, और सिर्फ एक बचा है, इसकी हाइट क्या थी? छोटी है, ड्वार्फ है ये, मतलब बौना है। अब आप खुद सोच लो, यहाँ पर इस हिस्से में इधर भी टी है, इधर भी टी है और इधर भी टी है, ठीक है? ये मेंडल का पहला कानून था जिसमें उन्होंने बोला था कि एक एलील जो है वो दूसरे एलील की प्रॉपर्टी को छुपा लेता है। क्या कर लेता है जी? हाइड कर लेता है, मास्क कर लेता है। हम जो आप लोग मास्क लगाते हैं उसका क्या मतलब होता है एक्चुअल में? छुपाना, हाइड करना। तो यहाँ पर ये जो टी वाला पोर्शन है, ये दूसरे छोटे कद वाली प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं? हाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। और इस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया डोमिनेंट का। किस चीज का? डोमिनेंट प्रॉपर्टी का। बात समझ आ गई सबको? किस चीज का नाम दिया गया जी? डोमिनेंट प्रॉपर्टी। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर सबको? क्लियर है? ओके, अब इसकी आगे थोड़ी सी रीडिंग करें आपको मजीद इसके बारे में। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की डेफिनेशन है कि मेंडल ने वजाहत की कि, यहां से अब हमने इसे डिस्कस करना है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है बच्चों? लॉ ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलहदा होना। सेग्रीगेशन का क्या मतलब है? अलहदा हो जाना। क्या हो जाना जी? अलहदा हो जाना। बात समझ आ रही सबको? देखो, कहता है मेंडल ने वजाहत की कि वालदैन में से हर एक के पास एक जीन के 2 एलील होते हैं। ऐसे ही है ना जी? जीन कौन सा था? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो कैरी करता है खास इंफॉर्मेशन, और खास इंफॉर्मेशन क्या थी? पौधे का कद, पौधे का। तो लेकिन उसके एलील कितने थे? 2 एलील थे। कितने एलील थे? एक कैपिटल टी लंबे कद वाला और एक स्मॉल टी छोटे कद वाला, ठीक है? अब यहाँ पर उन्होंने ये बोला कि वालदैन के पास हर जीन के 2 एलील होते हैं, हर जीन के। ये मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पहली बात है कि हर जीन के 2 एलील्स होते हैं। इसकी एग्जांपल क्या थी? टी और टी। दो, पहली बात समझ आ गई सबको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फिर अगली बात वो कहता है लेकिन वो अपने बच्चे को 2 में से एक ही एलील दे सकते हैं। अपने बच्चे को, अपने बच्चे को 2 में से एक ही एलील, एक ही एलील दे सकते हैं। बात समझ आ रही? अब अगर उनकी नस्ल जब आएगी तो क्या लगता है ये दोनों एलील आगे जाएंगे? नहीं, एक एक एलील जाएगा। क्या होगा जी? एक एक एलील आगे जाएगा, ठीक है? सिर्फ एक एलील ट्रांसफर होगा। अगली बात देखें जरा, गमेट बनने के दौरान। और कब एलील वो देते हैं? जब गमेट बनते हैं। क्या बनते हैं? गमेट्स ही होते हैं जब स्पर्म और एग बनते हैं। स्पर्म और, यानी गमेट बनने के दौरान एलील एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। एलील एक दूसरे से। तीसरी बात जो आपने इस कानून की याद रखनी है कि गमेट बनने के दौरान एलील क्या हो जाते हैं बच्चे?
एलील एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। कब? जब क्या बनते हैं? गमेट क्या है? स्पर्म प्लस एग दोनों। फिर अगली बात देखो, और हर गमेट में एक ही एलील होता है। अगर दोनों अलग अलग हुए हैं तो स्पर्म के पास एक एलील होगा और एग के पास एक एलील होगा। बात समझ आ रही? एक एक एलील आगे ट्रांसफर होंगे ऑफस्प्रिंग के अंदर। अगली बात देखो, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो नतीजे में बनने वाले जानदार में दोबारा दो एलील आ जाते हैं। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हम 5-6 मरतबा इसको डिस्कस कर चुके हैं। जब स्पर्म और एग मिलेंगे तो मिलके क्या बनाते हैं जी? जाइगोट बनाते हैं। क्या बना देंगे? अब ये जो जाइगोट बनेगा, एक एलील इसके पास है, एक एलील है, टोटल यहाँ पे कितने एलील हो जाएंगे? 2 एलील हो जाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि जो एलील डोमिनेंट होगा वो जाइगोट में डोमिनेंट हालत में शो होगा। समझ आई बात? जैसे फर्ज करें कि ये स्पर्म वाला जो हिस्सा है इसमें एक जीन है, उसका व्हाइट कलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और इधर जो है ब्लैक कलर है। क्या है? अगर जाइगोट वाले हिस्से में आने वाले बेबी जब बनेगा यहाँ से तो उसका कलर व्हाइट हो तो इसका मतलब जो स्पर्म के एलील है वो क्या हो रहे हैं? डोमिनेंट हो रहे हैं। वो क्या हो रहे हैं? बात की समझ आ गई सबको? नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? ओके 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 आगे देखें। इसके मुताबिक गमेट बनने के दौरान अलैदा होने वाले एलील या गमेट बनने के दौरान एलील अलैदा हो जाते हैं और हर गमेट दो में से एक एलील वसूल करता है, दोनों नहीं। दोनों। बात की समझ आएगी सबको? यानी जब गमेट बनते हैं, मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये बोला गया कि जब इंसानों में या किसी में भी गमेट्स बनते हैं तो एलील अलग अलग हो जाते हैं। एलील और वापस जब फर्टिलाइजेशन होती है, जब स्पर्म और एग दोबारा मिलते हैं, तो वो एलील जो एक एक हुए थे अब क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। अब क्या हो जाएंगे? बस इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। इसे क्या नाम देते हैं जी? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या नाम देते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ पे एक और एग्जांपल वही जो भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की, यहाँ पर आपके सामने उन्होंने दोबारा लिखा है कि मटर के पौधे में लंबे कद का एलील डोमिनेंट है। लंबे कद का एलील क्या है? वालदैन की नस्ल यानी पी में एक के पास टी एलील होता है, डबल टी। कौन सा होता है जी? और इस पौधे के हर गमेट ने टी एलील वसूल किया। उसी नस्ल के दूसरे पौधे के पास स्मॉल टी एलील थे और उसके हर गमेट ने टी एलील वसूल किया। जब ये दोनों गमेट टी और टी वाले आपस में मिलते हैं तो F1 के हर पौधे के पास एलील का जोड़ा टी की शक्ल में आया। ऐसे ही हुआ। ये जो भी हमने क्रॉस किया इससे पहले थोड़ी देर पहले, ठीक है, ये सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं। इसीलिए F1 के तमाम पौधे क्या थे? लंबे थे। अब जब F1 के पौधों को सेल पोलिनेशन करने दी गई तो ये नताइज आए। सबसे पहला, F2 के नस्ल में 25% पौधों में दोनों एलील छोटे कद के आए, यानी टी दोनों कद की 25%। ऐसे ही हमने डिस्कस किया ना, 4 जो थे। फिर कहता है 50% पौधों में लंबे कद वाले और छोटे कद वाले एलील है। कितने जी? इस चीज को यहाँ पे आपको मैं दोबारा करवा देता हूँ ताकि ये आपको समझना आसान हो जाए। देखिएगा जरा, यहाँ पर टी था, उसका क्रॉस करवाया टी के साथ, ठीक है। ये पी जनरेशन है, पेरेंट वाली। कौन सी है? तो बन के हमारे पास क्या चीज आई जी? टी और स्मॉल टी, एक जोड़ा हमारे पास बन के है। अब इस F1 को F1 के साथ क्रॉस करवाया। किसके साथ? यानी उसी नस्ल के पौधों को उसी नस्ल के साथ क्रॉस जब करवाया तो हमें ये पता चला यहाँ पर टी स्मॉल टी स्मॉल टी बन के सामने आए। स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी और टी। तो उन्होंने पहली शर्त ये बोली, नतीजा जो सामने आया कि 25% जो थे वो स्मॉल टी वाले थे, 25%, और 50% जो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला कहता है 50% में दोनों एलील है। 50% में दोनों एलील जरूर है लेकिन प्रॉपर्टीज जो है वो मगलूब है। ये यहाँ पर जो छोटे कद वाली है वो प्रॉपर्टी छुपी हुई, वो प्रॉपर्टी। लेकिन जो बाकी 25% है उसके अंदर प्योर नस्ल सामने है, ट्रू ब्रीडिंग सामने है। क्या है जी? आपको समझ आ गया सारा?
कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? हाँ, अब ये आप मुझे बता दें, दोनों में टी टी है तो इसे क्या नाम देंगे? होमोजाइगस का। किस चीज का? होमोजाइगस, लेकिन डोमिनेंट हालत। और ये छोटे हैं दोनों, तो इसे नाम देंगे होमोजाइगस लेकिन रिसेसिव हालत। लेकिन अब ये देखो, एक बड़ा टी है एक छोटा टी है, बड़ा टी है छोटा टी है, तो क्या ये होमोजाइगस है? नहीं, ये क्या होंगे फिर? हेट्रोजाइगस। क्या होंगे? ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बाकी अगले लॉ मेंडल को हम अगले हिस्से में डिस्कस करेंगे। ये हो गए जी होमोजाइगस, ये क्या हो गए? हेट्रोजाइगस। ये क्या हो गए जी? हेट्रोजाइगस। आपका ये टॉपिक आई होप क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछें। अच्छा, दूसरे कानून का नाम था, गौर से सुनना। दूसरे कानून में, अब दूसरा कानून है तो मेंडल ने दो प्रॉपर्टीज को, दो खूबियों को एक साथ मुताला किया। दो खूबियों को पहले हमने क्या किया? लंबे कद वाली बात की, है ना। यहाँ पर मेंडल ने दो प्रॉपर्टीज को दो क्रॉस करवाए। कितने जी? यानी एक ऐसा पौधा लिया जिसमें दो दो खूबियां थी। कितनी थी? चलो अभी हम इसे प्यूनेट के स्केयर की मदद से समझेंगे, फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तैबा, कश्यप, तो पहली चीज यहाँ पर जो आपने लफ्ज याद रखना है वो है डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या है? डाई, क्या कह रहे हो? इसका नाम है जी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या काम किया? एक नहीं बल्कि दो प्रॉपर्टीज का मुताला किया। कितनी प्रॉपर्टीज का? और इसी वजह से यहाँ पर लफ्ज जो है, वर्ड जो है डाई, डाई का मतलब होता है टू। क्या मतलब होता है? टू प्रॉपर्टीज का उसने एक साथ मुताला किया। और ये दोनों प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी? पहली थी बीज की शक्ल। पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी? शेप ऑफ बीज या सीड। सीड, बीज की शक्ल, फिर बीज का रंग, बीज का, और हमने पीछे पढ़ा बीज की दो शक्लें हो सकती। कितनी शक्लें हो सकती हैं जी? पहली गोल, दूसरी झुर्रीदार। देखो गोल ये होता है जो प्रॉपर गोल, और झुर्रीदार इस तरह की शक्ल। ठीक है, प्रॉपरली उसकी कोई खास शक्ल नहीं होती। छोड़ दो लैला मजनू, हाँ छोड़ दो। अब बीज का रंग दो तरह का था, एक जर्द, जर्द यानी येलो, और फिर सब्ज मतलब ग्रीन। तो टोटल कितनी प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमें मिल रही है? दो। वो तो आगे उनकी कंट्रास्ट पेयर है ना। प्रॉपर्टीज कितनी है? दो है। कितनी है? दो। पहली कौन सी है? बीज की शक्ल यानी शेप ऑफ सीड। क्या है? शेप ऑफ, और फिर क्या है? कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ। ठीक है, बात समझ आ गई? क्या नहीं समझ आई? अब सबसे पहले इसमें जो क्रॉस बन कर आए वो 16 क्रॉस सामने आते हैं। F2 में कितने क्रॉस बन के आते हैं? 16। लेकिन सबसे पहले हम P को करेंगे, फिर F1 को, और फिर F2 को। देखो P, F1 और फिर F2। तो P वाली जो नस्ल थी, जो ट्रू नस्ल थी, ट्रू ब्रीडिंग थी, उसमें क्या काम किया इस बंदे ने? इस बंदे ने गोल और जर्द बीज वाले पौधे को, दोबारा सुन ले, गोल और जो गोल थे ना, गोल जिनकी शक्ल थी, उन्हें आर आर से रिप्रेजेंट किया। किससे? और जो जर्द पौधा था उसे वाई वाई से। किससे? ठीक है। और फिर उसी तरह स्मॉल आर और स्मॉल वाई से। बात की समझ आ गई? जो गोल प्रॉपर्टीज थी, जो बीज की गोल शेप थी,
उसे उसने जाहिर किया कैपिटल आर से। किसे? और जो झुर्रीदार शेप थी, रिंकल्ड शेप थी, जो गोल नहीं थी बल्कि कुछ बेतरतीबी सी शेप थी, उसे उन्होंने यानी मेंडल ने स्मॉल आर से शो किया। फिर इसका जो येलो कलर था, जो जर्द कलर था, ठीक है, उसे उसने वाई वाई से शो किया, और जो इसका सब्ज कलर था उसे किससे रिप्रेजेंट किया? स्मॉल वाई से। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रू ब्रीडिंग में हमारे पास जो चीज बन के सामने आई, गेमेट जो बने, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टीज के थे, तो यहाँ से आर और कैपिटल वाई एक, और यहाँ पर आर और स्मॉल वाई दो, ये गेमेट बने। क्या बने हैं जी? याद है ना, गेमेट का होता है स्पर्म और एग को कहते हैं, ठीक है, उस हिस्से में। तो अब ये जो चीजें बन के सामने आई, इसके बाद फिर जो हमारे पास नस्ल बनी, क्या बनी जी? नस्ल बनी, तो वो थी आर, स्मॉल आर, वाई और स्मॉल वाई। बात की समझ आ गई कि नहीं समझ आई? तो F1 नस्ल में F1 जब सामने आई, तो उसमें वैसे तो अलील 4 थे। कितने अलील थे? 4, यानी गोल शक्ल वाले भी, झुर्रीदार शक्ल वाले भी, जर्द कद वाला बीज भी, मतलब जर्द रंग वाला, और सब्ज रंग वाला। ठीक है, अब जब उसने F1 का दोबारा F1 से क्रॉस करवाया, यानी F1 के पौधों का दोबारा क्रॉस किससे करवाया? F1 के साथ, तो फिर 16 क्रॉस हमारे सामने नजर आए। कितने क्रॉस नजर आए जी? 16। अब हमने उन्हें देखना और आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें जरा, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जब इनका रिएक्शन करवाया गया ना, तो हमारे पास इस तरह एक मुरब्बा हासिल हुआ, जिसे नाम देते हैं प्यूनट का स्केल। क्या नाम देते हैं? प्यूनट का स्केल। क्या नाम देते हैं जी? प्यूनट का स्केल। तो सबसे पहले आर, ये ठीक है, फिर उसके बाद फिर कैपिटल आर, स्मॉल वाई, फिर उसके बाद स्मॉल वाई कैपिटल वाई, फिर उसके बाद स्मॉल वाई स्मॉल वाई। सेम यही बात की समझ आ गई सबको? इधर देखिए भाई, F1 क्रॉस में हमारे पास 4 चीजें, कितनी चीजें थी? और F1 का F1 के साथ जब क्रॉस करवाया गया, तो उसी चीज को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। F1 को जब F1 के साथ क्रॉस करवाएगा, वो आपने देखना है। ये देखो, ये दोनों कैपिटल है, ऐसी है ना, और यहाँ पे भी दोनों कैपिटल है, तो इनका क्रॉस क्या होगा? आर आर वाई वाई। समझ आ रही बात? ओके, फिर अब इसी हिस्से को हम नीचे ले आएंगे, आर, और यहाँ पे कैपिटल आर है, तो आर फिर लिख देंगे, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। बात समझ आ रही? फिर इसी चीज को यहाँ पे देखें, आर कैपिटल है और स्मॉल आर है, फिर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। फिर अगर यहाँ पे आप देखें, आर, स्मॉल आर, और फिर वाई और स्मॉल वाई। बात समझ आ गई? इस तरह ये क्रॉस ये आपने बनाना भी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसी तरह देखें, आर, और यहाँ पे आर, स्मॉल वाई और कैपिटल वाई। फिर अगर यहाँ पे देखें, आर, फिर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, दोनों का स्मॉल वाई ना। फिर अगर आर, फिर आर, और फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, और अब फिर यहाँ पे देखो, आर क्या है? एक आर कैपिटल और दूसरा आर स्मॉल है, फिर दोनों जो हैं वो स्मॉल स्मॉल है। समझ आ गई यहाँ पर? फिर अब इस हिस्से को देखो, यहाँ पे कैपिटल आर आर, कैपिटल वाई और वाई। फिर इस हिस्से को देखोगे तो आर कैपिटल, स्मॉल आर, और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आर आर छोटे आ गए दोनों, ठीक है, और वाई वाई बड़े आ गए। ये शॉकिंग है, शॉकिंग रिजल्ट है, ठीक है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। समझ रहे हो ना बात को, कि रिसेसिव भी और डोमिनेंट भी, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है, इसे इधर ध्यान लगाओ इसको। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर भी वाई आर आर जो है, और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई आ गया। फिर एंड वाले हिस्से में देखेंगे, आर आर और वाई
वाई, फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आर आर वाई वाई, फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आर, दोनों रिसेसिव हालत में छोटे आर 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 और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, फिर आर आर वाई वाई। ये इस तरह हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर एक प्रॉपर प्यूनेट का मुरब्बा बन के सामने आता है, प्यूनेट स्क्वायर बन के सामने आता है। अगर आप इसमें देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 क्रॉस F2 में हमारे पास है। अब इस नस्ल को क्या नाम दिया गया जी? F2 का। किस चीज का नाम दिया गया? अब F2 में ना 9 जो बीज हैं, 16 में से 9/16, 16 जो है गोल और जर्द है, गोल और जर्द है। अब देखते हैं जी, गोल वो हैं जिनमें कैपिटल आर लिखा हुआ है। गोल कौन है? चलो देखते हैं। एक पहला हो गया, इसे हम ब्लैक से पॉइंट आउट कर लेते हैं। एक हो गया ये, फिर यहाँ पर 2, फिर 3, फिर 4, फिर यहाँ पे 5 6, ये 7, और फिर यहाँ पे रुको 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 रुको, ये है एक, और एक ये नहीं, नीचे और कहाँ पे है? फिर इनमें से 3 बीज गोल और सब्ज थे। 3 क्या थे? 16 में से 3 जो थे वो गोल और सब्ज थे। अब गोल के लिए तो आपको पता है कैपिटल आर आएगा, लेकिन जो सब्ज रंग है उसके लिए छोटे वाई होने चाहिए। दोनों वाई क्या होंगे जी? छोटे। 1 2, 1 2 2 और ये 3। ठीक हो गया। इसे हम ग्रीन से शो कर लेते हैं। किससे? 1 2 और 3। पीछे कितने बचे? 4 बच गए। 4 में से 3 जो है, अगर आप देखो, ये छोटा आर किसको शो कर रहा था? ये झुर्रीदार शेप को शो कर रहा था। किसको? रिंकल्ड शेप को। अब 1 2 3, ये जो 3 नीचे उन्होंने लिखा हुआ है, बीज झुर्रीदार और जर्द थे। इनमें वाई क्या है? कैपिटल है। वाई क्या है? कैपिटल है। तो 3 जो है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं, 3/16 जो है वो बीज जो थे वो झुर्रीदार और क्या है? जर्द है। क्या है जी? जर्द। और 16 में से सिर्फ एक जो था वो बन के क्या है? बीज झुर्रीदार और सब्ज। तो बात समझ आई आप लोगों को? ओवरऑल ये जब क्रॉस हुए ना इतने ज्यादा, तो अलग अलग तरह के रंग हमारे पास, अलग अलग प्रॉपर्टीज हमारे पास आई, अलग अलग खसूसियात हमारे पास सामने आई। ठीक है, बात की समझ आ गई सबको? अच्छा, अब इसकी सिर्फ डेफिनेशन को देखते हैं, हमारा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन में ये लिखा है, F1 नस्ल के पौधों, ये F1 नस्ल के पौधे हैं जी ये सारे। ठीक है, आर वाई ये सारे। ठीक है, F1 नस्ल के पौधों ने 4 अक़साम के गमेट बनाए। कितने अक़साम के? 4 अक़साम के गमेट बनाए। जब इन पौधों ने सेल्फ पोलिनेशन की, क्या किया जी? तो F1 नस्ल में अलील्स के 16 अक़साम के जोड़े बने। कितने बने जी? 16 अक़साम के बने। इसका मतलब है कि अलील आर और अलील स्मॉल आर की सेग्रीगेशन हुई, और अलील वाई और अलील वाई की सेग्रीगेशन से आजाद आना होती। यानी ये दोनों जो अलग अलग पोर्शन है वो एक दूसरे से टोटली। मेंडल की इस दरियाफ्त को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोला गया। क्या बोला गया? इसका मतलब ये है, देखें इधर देखें, कि जब एक अलील दूसरे अलील से अलग होता है ना, एक अलील, तो वो एक हिस्से वाला जो अलील है वो दूसरे हिस्से के अलील पर कोई असरअंदाज नहीं करेगा। ठीक है, अपनी आजादाना मर्जी से वो लैदा हो सकता है। हक तो ये था ना, देखें जरा, हक तो ये था कि सारे पौधे गोल होने चाहिए थे और जर्द होने चाहिए थे, गोल और, लेकिन हमारे पास शॉकिंग रिजल्ट आए कि कुछ पौधे जो थे वो झुर्रीदार और जर्द आए, जो कि काबिल कबूल नहीं थे। फिर कुछ पौधे गोल और सब्ज हमारे पास है, गोल और सब्ज। इससे ये बात साबित होगी कि जो जीन्स या जो अलील है वो अपनी मर्जी से आजादाना तौर पर अलहदा हो जाते हैं, अपनी मर्जी से आजादाना तौर पे अलहदा हो जाते हैं, और इसी हिस्से को नाम दिया जाता है जी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या नाम दिया जाता है? अगर इससे रेलिवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और